नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर चैप्टर में आपका स्वागत है। और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से हिटलर ने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचाया और क्या थी उसकी आइडियोलॉजी। तो चलिए देखते हैं नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। तो चैप्टर की शुरुआत होती है कि एक हेलमुट नाम का लड़का है जो बहुत ट्रॉमेटाइज था, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसने सुन लिया था, ओवरहर्ड कर लिया था कि उसकी माँ उसे पॉइजन देने वाली है। तो अब आप सोचिए कि किसी बच्चे को ऐसा लगे कि उसकी माँ उसे पॉइजन देने वाली है तो उसे कैसा लगेगा। तो ही रिएक्टेड बाय रिफ्यूजिंग टू ईट होम फॉर फॉलोइंग 9 ईयर्स। उसने 9 साल तक के अपने घर में खाना खाने से मना कर दिया। अब आप सोचिए ऐसा क्यों था, क्योंकि हेलमुट के जो फादर थे वो हिटलर के अंडर में काम करते थे और हिटलर ने खुद 1945 में मई 1945 में जब जर्मनी ने एलाइज को सरेंडर किया, एलाइज क्या होते हैं वो मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा, तो हिटलर और उसका जो मिनिस्टर था और उसकी जो प्रेमिका थी, इन सब लोगों ने मिल कर के क्या किया था, बर्लिन बंकर में अप्रैल में सुसाइड कर लिया था। तो जब 1945 में जर्मनी ने क्या कर दिया था, एलाइज के सामने सरेंडर कर दिया था। तो आखिर हिटलर ने ऐसा क्या किया था, क्यों उसे सुसाइड करना पड़ा, क्यों दुनिया का जो तानाशाह था, जो पूरे वर्ल्ड में राज्य करना चाहता था, आखिर वो क्यों ऐसा मरा, क्या कारण था। ये सब चीज़ें जानने के लिए हम पढ़ेंगे नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। तो चलिए शुरू करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हिटलर को माना जाता है। हिटलर का जो राज्य था वो जर्मनी में था और उसने क्या किया था, उसके शैडो में, मतलब उसकी आड़ लेकर के, इसकी सेकेंड वर्ल्ड वार की एक ऐसा वार किया जिसको जेनोसाइडल वार कहा जाता है। जेनोसाइड का मतलब होता है कि पूरी की पूरे समूह की हत्या की उनने। तो ऐसे वैसे नहीं, उसने इसके अंडर में या इसके शैडो में 60 लाख ज्यूज़ को, 6 मिलियन ज्यूज़ को, 2 लाख जिप्सी को, 1 मिलियन पोलिश सिविलियन को और 70,000 जर्मन्स को मार डाला। मतलब ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, अनऑफिशियल क्या है वो आप आगे देखिएगा। तो क्या थी उसकी आइडियोलॉजी, आखिर उसने इन लोगों को क्यों मारा, क्या था उसका प्लान। तो ये सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार माना जाता था हिटलर को, और हिटलर का जो भी अपोनेंट था और होता था उसको भी वो मार देता था। और जो भी उसके साम्राज्य में या जो भी उसके राज्य में, जर्मनी में डिसेबल्ड लोग थे उनको भी वो मार देता था। तो चलिए देखते हैं आखिर था क्या इसके पीछे। तो यदि आपको हिटलर को समझना है या इस चैप्टर को समझना है तो बार बार इसमें वीमर रिपब्लिक का नाम आएगा। वीमर रिपब्लिक क्या था, कई बार इस पर क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट वीमर रिपब्लिक। तो हिटलर के पहले वहाँ पर एक जर्मनी जो था वो बहुत पहले एक पावरफुल एम्पायर हुआ करता था। हिटलर की बात तो अपन सेकेंड वर्ल्ड वार के समय करेंगे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार में हिटलर ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर दूसरे देशों के ऊपर अटैक किया था और वो एक पावरफुल कंट्री था। 1914 से 1918 तक के फर्स्ट वर्ल्ड वार चला, ये डेट आपको याद रखना है। और एलाइज के अगेंस्ट में उसने लड़ा। एलाइज कौन थे, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। ऑल ज्वाइन द वार इंथुजियास्टिकली, और सभी लोगों ने क्या किया, वार को इंथुजियास्टिकली ज्वाइन किया और ये देखने के लिए कि जल्दी से ही उनको विक्ट्री मिल जाएगी। उन्होंने बहुत कम सोचा था कि वार जो है इतना लंबा चलेगा और पूरा यूरोप जो है वो खाली हो जाएगा। जर्मनी ने क्या किया, इनिशियल गेन किया बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस, बेल्जियम, लेकिन एलाइज जैसे यूएस ने एंट्री मारी एलाइज के साथ, बार बार याद रखिएगा एलाइज कंट्री कौन कौन से थे, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। तो जैसे ही 1917 में यूएस ने एंट्री मारी तो पूरा पासा पलट गया और जर्मनी हार गया और सेंट्रल पावर जो थे वो हार गए। तो कौन थे सेंट्रल पावर और कौन थे एलाइज, ये हमें जानने के लिए इस मैप को देखना पड़ेगा। इस मैप में जो आपको ऑरेंज दिख रहे हैं, ये यहाँ पर आप क्लासिफिकेशन में देख सकते हैं, जो ऑरेंज दिख रहे हैं वो आप सेंट्रल पावर कह रहे हैं। तो इस तरह से इन लोगों ने, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के बाकी देशों के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किया। जर्मनी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया।
फिर आगे बढ़ते हैं। जर्मनी में हम वीमर रिपब्लिक की बात कर रहे थे, तो वीमर रिपब्लिक का क्या हुआ, इसके फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो वहाँ पर पॉलिटिकल ग्रुप थे, बहुत सारे लोग थे, सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेट थे, उन लोगों ने मिल करके एक वीमर रिपब्लिक बनाया। जर्मनी को जर्मनी से न जान करके वीमर रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था। तो ये सारे लोगों ने क्या किए कि मिल करके जो है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म लाए, मतलब उनकी एक अलग सोच थी। तो वीमर रिपब्लिक ने क्या किया कि जब मतलब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो उसको पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स करना पड़ा। ये क्वेश्चन आता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? ट्रीटी का मतलब समझौता। तो ये जो ट्रीटी थी ये जर्मनी के लिए बहुत हार्श और ह्यूमिलेटिंग थी, क्योंकि जर्मनी ने इस ट्रीटी के कारण 13% उसकी टेरिटरी उसको खोना पड़ा, 75% उसके आयरन और 26% कोल उसको फ्रांस को देने पड़े, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुनिया को देने पड़े। और जो एलाइड पावर थे, देखिए बार बार ये वर्ड आएगा, एलाइड एलाइड एलाइड, तो आपको एलाइड कंट्रीज, एलाइड पावर के नाम याद रखना है। जो एलाइड पावर थे उन्होंने जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया कि आप आर्मी नहीं रख सकते। तो इसके कारण क्या हुआ कि जर्मनी के लोगों के अंदर एक ह्यूमिलेटिंग फीलिंग आने लगी कि अरे यार ये तो हमारे लिए बहुत ही अपमानजनक है। और यही नहीं, उन लोगों को कहा गया, जर्मनी को कहा गया कि आपको कंपेंसेशन भी पे करना है। कंपेंसेशन का मतलब होता है मुआवजा, वो भी ऐसा छोटा मोटा कंपेंसेशन नहीं, 6 बिलियन पाउंड आपको देना है। और जितना भी उसका रिसोर्स रिच राइनलैंड नाम की जगह थी उसका भी बहुत सारा पार्ट एलाइड लोगों ने ले लिया, एलाइड कंट्रीज़ ने ले लिया। तो इन सब के लिए जो जर्मनी के लोग थे उन्होंने वीमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। उन्होंने कहा कि ये वीमर रिपब्लिक ही है जिसके कारण क्या हुआ, ये सब हुआ, हमें इतना नहीं झुकना था, ऐसा उनका मानना था। तो कई क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, कौन सी पीस ट्रीटी हुई, क्या जर्मनी को नुकसान हुआ, ठीक है, एलाइड पावर ने क्या क्या ले लिया जर्मनी से, और आखिर जर्मनी के लोगों को इतना ह्यूमिलेटिंग क्यों फील हो रहा था, और उन्होंने इसको किसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। और उन्होंने जिन लोगों ने साइन किया था, वीमर रिपब्लिक के जिन लोगों ने इस ट्रीटी पे साइन किया था उनको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है, किन लोगों को नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाना जाता है? तो लिखा हुआ, दोज हु सपोर्टेड द वीमर रिपब्लिक मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिस्ट एंड डेमोक्रेट्स बिकम इजी टारगेट ऑफ अटैक इन कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्किल। जो वहाँ के कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्किल थे उन्होंने इनको नवंबर क्रिमिनल के नाम से संबोधित किया या एड्रेस किया। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इमेज जो जर्मनी की थी वो क्या हुई, बहुत पूरे वर्ल्ड में जो है इसके बाद, जब क्योंकि वहाँ पर 6 बिलियन, आप सोचिए 6 बिलियन पाउंड जिसको कंपेंसेशन देना हो तो उस देश की क्या प्रोग्रेस होगी। तो अचानक से क्या हुआ, वहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन आ गया और इमेज जो थी जर्मन की वो ऐसी हो गई कि लोग जो है एक लोफ ऑफ ब्रेड के लिए करोड़ों, मतलब लाखों करोड़ों मार्क, वहाँ पर एक मुद्रा चलती थी, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, वहाँ जर्मनी की करेंसी थी मार्क। तो एक लोफ ऑफ ब्रेड के लिए एक ट्रक करेंसी नोट लेकर के जाने की इमेज पूरे वर्ल्ड में सिंपैथेटिकली लोग देखने लगे। क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। और इसको जो है जैसे तैसे फिर अमेरिका ने अपने डाउन्स प्लान की मदद से एक डाउन्स प्लान लाया और उसने जो है इसकी मदद की। अब आप कहीं अमेरिका ने क्यों मदद की, अमेरिका ने तो उसको हराया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अब आप खुद सोचिए कि आखिर अमेरिका ने क्यों उसकी हेल्प की होगी और डाउन्स प्लान क्या था, ये आप खुद खोज के देखिए यदि आपको क्यूरियोसिटी है तो। अब आगे बढ़ते हैं। जर्मनी जब 1923 की बात आई, जब 1923 में जर्मनी ने कहा भाई हम तो पे नहीं कर पाएंगे, तो उसका जो फ्रांस ने क्या किया था, उसका एरिया जो था वो रूर करके जिसमें कोल था उसको उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। तो जर्मनी ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा इसके लिए पेपर करेंसी, बहुत ज़्यादा रैकलेसली, मतलब बहुत ज़्यादा पेपर करेंसी को प्रिंट किया, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो प्रोग्रेस तो कर नहीं पा रहे थे।
तो उन्होंने क्या किया, पेपर करेंसी को प्रिंट किया। और जब कोई गवर्नमेंट पेपर करेंसी को बहुत ज़्यादा प्रिंट करने लगती है, भाई रुपया हमारे यहाँ का है, हम ही उसको प्रिंट कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट प्रिंट करे, तो क्यों ना खूब प्रिंट कर लो। ऐसा नहीं होता, उसको इकोनॉमी के हिसाब से प्रिंट करना होता। तो मगर उन्होंने रैकलेसली प्रिंट किया और उसका ये हुआ स्थिति कि अप्रैल में जो है यूएस डॉलर जो था पहले 24,000 मार्क तक का था, जुलाई में 3,53,000 मार्क का हो गया, और अगस्त में 4,06,21,000 मार्क का हो गया, और दिसंबर तक तो वो अरबों में पहुंच गया। तो इस तरह से ट्रिलियंस में ये पहुंच गए। मतलब सोचिए आप, मार्क की वैल्यू कितनी कम हो गई। और इससे क्या हुआ, जर्मनी में बहुत ज़्यादा जो है हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, लोगों के पास जॉब ख़त्म हो गए। अब लोगों को जो जॉब मिला वही जॉब वो करने लगे। अमेरिका ने इवेंचुअली डाउन प्लान की मदद से उनकी हेल्प की, ये हम पहले भी बता चुके हैं। फिर क्या हुआ, अचानक से 1924 और 1928 के बीच में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई, लेकिन 1929 में जैसे ही ग्रेट डिप्रेशन आया। अब आपके दिमाग में आएगा ये ग्रेट डिप्रेशन क्या था। देखिए, इसको बार बार याद किया जाता है कि ग्रेट डिप्रेशन क्या था। तो ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में आया था। वहाँ का जो फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, अचानक से उसमें क्या हुआ, लोगों ने इतने ज़्यादा शेयर बेचे कि उसके कारण क्या हुआ, अचानक से डाउनफॉल आ गया, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी तहस नहस हो गई थी। तो 1929 में जैसे ही ग्रेट डिप्रेशन आया, जैसे ही वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुआ। अब ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है, ये अमेरिका का शेयर मार्केट का सेंसेक्स है। हमारे यहाँ का क्या है सोचिएगा। तो उसे जैसे ही उस पर फॉल आया, तो उसके बाद क्या हुआ, जो अमेरिका डाउन प्लान से उसकी हेल्प कर रहा था लोन दे दे के, अमेरिका ने जर्मनी की मदद करना बंद कर दिया, या उसे बंद करना पड़ा, क्योंकि यूएसए की इनकम ही हाफ हो गई थी, खुद फैक्ट्रीज शट डाउन हो गई थी। तो इससे क्या हुआ कि यूएस इकोनॉमी का जो इफेक्ट हुआ, उससे पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी में इफेक्ट हो गया। आप देखा होगा कि जो यूएस का डॉलर है उसको सिंबल माना जाता है। अक्सर सारे देश की जो करेंसी होती है उससे कंपेयर की जाती है। तो फिर क्या हुआ, अब जर्मनी की इकोनॉमी जो थी वो बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गई, और 1932 में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% आ गया। अब जर्मनी की जो रोड थी, वहाँ पर लोग जो है, जो युवा था, जो यूथ था, वो जो है काम मांगने लगा कि हमें काम दीजिए, हमारे पास जो भी जॉब आपके पास हो वो हमें दीजिए। वहाँ का जो भिखारी था वो लाखों करोड़ों मार्क लेकर के घूम रहा था, लेकिन उसको लोफ ऑफ ब्रेड नहीं मिल रहा था। अब आप सोचिए क्या स्थिति थी वहाँ पर महंगाई की। ऐसी स्थिति में फिर क्या हुआ कि इकोनॉमिक जो क्राइसिस देख करके लोगों के अंदर एंजाइटी और फियर आ गया। लोगों का वीमर रिपब्लिक के प्रति बिल्कुल विश्वास उठ गया, और उनको डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम पर जो वीमर रिपब्लिक थी उन्होंने लोगों ने बनाया था, डेमोक्रेटिक था, वो लोगों ने चुन करके उन्हें वहाँ के लोगों को भेजा था, लेकिन उस पर लोगों का जो विश्वास था वो इतनी क्राइसिस देख करके खत्म हो गया, और उनको कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा था। तो देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये सब हुआ, और इसमें फिर क्या हुआ कि हिटलर वहाँ पर पावर के रूप, मतलब एज अ सिंबल ऑफ पावर उभर कर आया। तो कैसे हिटलर उभरा, कैसे जर्मनी के लोगों ने उस पर विश्वास किया, अब वहाँ से कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले हम हिटलर के बारे में जानेंगे। हिटलर का बर्थ हुआ था 1889 में ऑस्ट्रिया में। पहले तो वो गरीबी में उसका बहुत समय बीता, फिर वो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो वो आर्मी में भर्ती हुआ, जर्मनी की तरफ से लड़ा, और उसने कई मेडल भी जीते। लेकिन जैसे ही जर्मनी हार गई तो उसके कारण उसको बहुत गुस्सा आया। 1919 में उसने क्या किया, एक जर्मन वर्कर पार्टी बनाया।
और जिसका बाद में नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया, और यही वो पार्टी थी जिसका वो नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, नाजी पार्टी के का पहले क्या नाम था, नाजी पार्टी को किसने बनाया था, कब बनाया था, यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि आखिर वो फिर कैसे बना जर्मनी का तानाशाह। तो धीरे से क्या हुआ कि 1923 में हिटलर ने प्लान किया कि वो कंट्रोल ऑफ बावेरिया, एक जगह की थी, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर, वो ऐसा कर लेगा, मगर वो फेल हो गया। उसके ऊपर राजद्रोह का, ट्रेजन का मुकदमा चला, बाद में उसको रिलीज़ कर दिया गया। और जो था उस समय तक उसको कोई सपोर्ट नहीं था 1930 तक। लेकिन जैसे ही ग्रेट डिप्रेशन आया और जैसे ही लोगों का वीमर रिपब्लिक पर थोड़ा सा विश्वास कम हुआ, तो क्या हुआ कि उस समय में नाजी ने जो है, नाजी प्रोपेगेंडा हुआ, नाजी पार्टी ने बहुत प्रचार किया कि यदि हमारी पार्टी को मौका मिलेगा तो हम देश की आर्थिक स्थिति को पूरा बदल देंगे। तो 1928 में उनको 2.6% ही वोट मिले। लेकिन एक चमत्कार हुआ राइक्सटैग में। अब राइक्सटैग क्या है? राइक्सटैग जर्मन पार्लियामेंट है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार होते हैं। जर्मनी की करेंसी क्या थी, जर्मनी की जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था उसका नाम क्या था, जर्मनी की जो है पार्लियामेंट का क्या नाम था, ये सब आपको यहाँ तैयार हो रहे हैं। तो जब राइक्सटैग में उसको एक चमत्कार हो गया कि 1932 में उसको 37% वोट मिले। और जब हिटलर जेल में था, अब मैंने अभी आपको बताया था कब वो जेल में था, क्यों था जेल में, तो उसने उस समय में एक किताब लिखा, एक ऑटोबायोग्राफी लिखा, मीन कम्फ करके, माय स्ट्रगल, जिसका जर्मनी से यदि इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो तो लोगों की ने उस किताब को जब पढ़ा और जब उसने जो जर्मनी को पूरे वर्ल्ड में पावरफुल बनाने का जो लोगों को सपना दिखाया, तो उससे क्या हुआ कि वो बहुत फेमस हो गया। अब क्या हुआ, पावरफुल स्पीकर होने की वजह से, उसके पैशन होने की वजह से, उसके वर्ड से लोग बहुत प्रभावित हुए। उसने कहा कि हम जर्मनी को एक स्ट्रांग नेशन बनाएंगे, और जो इनजस्टिस हुआ है वर्साइल ट्रीटी पर, उससे जर्मनी के लोगों की जो डिग्निटी खत्म हुई है, हम उसको जो है वापस लाएंगे, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, सिक्योर फ्यूचर देंगे, और जितनी भी फॉरेन की कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है षड्यंत्र, उसको हम बंद कर देंगे। तो लोग उसके बिल्कुल जो उसका भाषण था उससे बहुत प्रभावित हुए, और जहाँ भी जाता था ये देखिए लोग जो है उसको जो है बहुत सपोर्ट करने लगे। और इस समय में क्या हुआ, लोगों को एक सेवियर, एक मसीहा की तलाश थी, और हिटलर जो है यहाँ पर एक मसीहा और सेवियर के रूप में उभरा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ डिड हिटलर राइज टू पावर, तो आपको ये आंसर पूरा यहाँ पर मिलेगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब भी रैलीज निकलती थी, देखिए करोड़ों लाखों लोग उसके आगे पीछे घूमने लगे, और सबको विश्वास हो गया, उसने ये स्वास्तिक जो है अपना एक साइन बनाया था। और इस तरह से क्या हुआ कि वहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी हो गई, क्योंकि उसको चांसलरशिप दे दी गई। और 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट जो है वो पास किया गया, और इस एक्ट से क्या हुआ, डिक्टेटरशिप जर्मनी में हो गई। और इससे क्या हुआ कि सारा जो पावर था वो किसके हाथ में आ गया, हिटलर के हाथ में आ गया। तो देखिए इस तरह से हिटलर, यहाँ पर आकर के उसकी कहानी पूरी खत्म होती है। यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिटलर कैसे पावर में आया, तो हिटलर जो है वो इस तरह से पावर में आया। फिर आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस, जैसे ही उसके हाथ में सब कंट्रोल आया, तो उसने एक सीक्रेट पुलिस वहाँ पर बनाया, एक नहीं कई सीक्रेट पुलिस बनाया, और जिसमें ये पूछा जाता है कि गेस्टापो या जेस्टापो क्या था, तो ये वहाँ की सीक्रेट पुलिस उसने बनाया। प्रोटेक्शन स्क्वाड बनाया, सिक्योरिटी सर्विसेज दिया, ये सारी चीज़ें उसने अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद फिर क्या हुआ, हिटलर ने जो है इकोनॉमिक रिकवरी
करने के लिए उसके इकोनॉमिस्ट हैज़लमार्क शैशे को अपना सारा काम दे दिया कि भाई वो फुल प्रोडक्शन, फुल एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दे। और लोगों के बीच में एक वॉक्सवैगन कार का जो है सपना लोगों के बीच में दिखाया गया। फॉरेन पॉलिसी उसने जो है बहुत जल्दी सक्सेसेस मिलने लगी। उसने लीग ऑफ नेशन का से अपने को वापस ले लिया। लीग ऑफ नेशन सारे नेशंस का एक मतलब यूनियन था, उससे अपने आप को वापस ले लिया। राइनलैंड जो कि उससे छीन लिया गया था जर्मनी से, उसे वापस ले लिया। इंटीग्रेटेड किया ऑस्ट्रिया और जर्मनी को। और उसने एक स्लोगन दिया, वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर। लेकिन उसने यहाँ पर एक चीज़ की कि उसने वार को अपना लक्ष्य बनाया। उसने कहा कि भाई यदि आपको पूरे वर्ल्ड पे राज्य करना है तो हिटलर चूज वार एज द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। उसने कहा कि यदि रिसोर्सेज को आपको इकट्ठा करना है तो आपकी एक्सपांशन ऑफ टेरिटरी होना चाहिए, टेरिटरी को आपको बढ़ाना चाहिए। सितंबर 1939 में जर्मनी ने इन्वेड कर दिया पोलैंड। अब देखिए यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है। उसके लिए कौन जिम्मेदार था? हिटलर था। कहाँ से शुरुआत हुई? पोलैंड पर उसने अटैक किया। जैसे ही अटैक किया तो इस पोलैंड के समर्थक थे फ्रांस और इंग्लैंड, और उनके साथ क्या हुआ? वार शुरू हो गया। 1940 में उसने एक ट्रिपार्टी पैक्ट साइन किया जर्मनी, इटली और जापान के साथ। मतलब इटली और जापान मिलकर के किसके साथ हो गए? जर्मनी के साथ हो गए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है किस पर उसने अटैक किया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पोलैंड पर अटैक किया तो कौन से दो देश उसको देख रहे थे या उसके साथ हो गए थे? पोलैंड के साथ। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप में वो नाजी अपने पार्टी को और अपने लोगों को स्थापित करना चाहता था। 1940 के लास्ट तक वो अपने पावर के पिनेकल में था, मतलब बहुत पावरफुल हो गया था। अब क्या हुआ? हिटलर ने जो है ईस्टर्न यूरोप की तरफ अपना लक्ष्य बनाया, और उसने क्या किया? एक बहुत बड़ी गलती की। 1940 में तो वो पावरफुल था ही, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती की जिसके कारण उसका सारा प्लान चौपट हो गया। उसने सोवियत यूनियन पर 1941 पर रशिया पर आक्रमण। तो एक तरफ क्या हुआ था, उसको इंग्लैंड से अटैक हो रहे थे, और एक तरफ इसकी सेना कहाँ लगी हुई थी? रशिया से युद्ध करने लगी हुई थी। लेकिन रशिया में क्या हुआ? इतनी ठंड पड़ती थी कि वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने एक रिट्रीटिंग पॉलिसी अपनाई कि जब वो वापस, मतलब पहले वो जैसी सेना आगे बढ़ते रही वो पीछे लौटते रहे और वो पूरे गांव को आग लगाते रहे, और उन्होंने कुछ भी इनकी सेना को खाने के लिए नहीं रहने दिया। और जब इनकी सेना एकदम बिल्कुल वीक हो गई, वहाँ बहुत ठंड थी, इतनी ठंड थी कि वहाँ पर मतलब ठंड में बगैर खाना पानी के जीवित रहना मुश्किल था। जब इनकी सेना बिल्कुल वीक हो गई तो उसे वापस खदेड़ा और ले जाके बर्लिन तक के ले आए, मतलब इतनी दूर तक खदेड़ा। और इस तरह से क्या हुआ कि इस्टेब्लिश हो गई सोवियत हेजीमोनी ओवर द ईस्टर्न यूरोप। यहाँ पर हिटलर की हार होने लगी। फिर क्या हुआ? फिर से जैसे आपने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूएस ने एंट्री मारी थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में चूंकि यूएस पर बार बार जापान आकर अटैक कर रहा था नेवल बेसिस पर, तो अचानक से क्या किया कि यूएस ने क्या किया? जापान पर एटम बम फेंक दिया 1945 में। और इसकी वजह से क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो था वो एंड में आ गया, और हिटलर की डिफीट हो गई। तो इस तरह से हिटलर की पूरी डिफीट हो गई। हिटलर की जो है डेथ की न्यूज़ जो है वो पेपरों में आ गई। उसके बाद अब हम देखेंगे कि उसका नाजी ओवरव्यू क्या था। तो उसके जो नाजी वर्ल्ड वाइड व्यू क्या था ऐसा कि उसके कारण जो है हिटलर क्या केवल सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए ही ऐसा था रिस्पॉन्सिबल था? क्या इसी के लिए बस उसको हम मान सकते हैं कि वो एक उसने गलती की थी? तो ऐसा नहीं था। उसकी एक नाजी आइडियोलॉजी थी और जो बहुत खतरनाक थी। उसने कहा कि जो उसके यहाँ पर लोग हैं, कई तरह के लोग होते हैं एक राष्ट्र में,
तो उसके यहाँ कई तरह के लोग थे, ज्यूस थे, जिप्सी थे, तो और एक और थे नॉर्डिक जर्मन आर्यन। तो उसने कहा कि जो आर्यन रेस है, जो हमारी रेस है, जिनकी आंखें ब्लू हैं, गोल्डन कलर के बाल हैं, वही सबसे अच्छे हैं और उनको अपनी प्योरिटी बनाकर रखना चाहिए। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। उसने कहा कि भाई उनकी आंखें जो है ब्लॉन्ड, उनके ब्लू आई होना चाहिए और मतलब ब्लू आई होती थी, पर उनकी जो आगे की रेस है उनकी भी ऐसी ही आंखें होना चाहिए, उनको अपनी प्योरिटी मेंटेन करना चाहिए। कैसे? तो उसने कहा कि यही लोग सबसे ऊपर हैं। तो उसने क्या किया कि अपने यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट का सपना देखा। तो जैसे ही नाजी लोगों को पावर आया, जैसे ही उन लोगों को पावर मिला, तो उन लोगों ने क्या किया था कि रेशियल कम्युनिटी प्योर जर्मन की स्थापित करना शुरू कर दिया था और एलिमिनेट करना शुरू कर दिया था जो भी अनडिज़ायरेबल थे, मतलब जो भी उनके यहाँ ज्यूज दिखते थे या जो भी दूसरे देशों के लोग दिखते थे, जिनकी बाल जो है वो गोल्डन कलर के ना हो, जिनकी आंखें ब्लू ना हो, ऐसे लोगों को, जो गोरे ना हो, जो उनके हिसाब के ना हो, उन लोगों को वो मारना शुरू कर दिया था और उनको अनडिज़ायरेबल कहते थे। तो अब क्या हुआ कि ज्यूस को इन लोगों ने सबसे पहले अनडिज़ायरेबल कहा, जिप्सी को, जो भी ब्लैक लोग रहते थे उनको, और उन्होंने कहा कि वो सुपीरियर आयरन रेस को ही सुपीरियर मानेंगे। और रशिया के लोगों को, पोलैंड के लोगों को उन लोगों ने मारना शुरू कर दिया। और जब जर्मनी ने ऑक्यूपाई किया पोलैंड को, तो वहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, वहाँ के लोगों को स्लेव लेबर बना दिया। स्लेव मतलब होता है गुलाम। फिर आगे हुआ कि इसके बाद ज्यूस के साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा बुरा व्यवहार किया, क्योंकि नाजी लोग ज्यूस से हेट करते थे। ये कहा जाता है कि जब हिटलर बचपन में था तो उस समय में बहुत गरीब थे लोग, शेपर्ड का काम करते थे, चरवाहे का काम करते थे और ज्यूस लोगों से ये पैसा लेते थे। ज्यूस लोग अशरर का काम करते थे। अशरर मतलब होता है जो पैसे लोन पे देते हैं और बहुत ज़्यादा ब्याज लेते थे, ऐसा कहा जाता है। आप पढ़ें इसके बारे में कि क्या ऐसा है। तो इसके बाद क्या हुआ, उसने जब वो पावर पे आया तो उसने कहा कि मैं इनसे बदला लूँगा। और उन्होंने क्या किया कि ज्यूस को सबसे ज़्यादा उन्होंने परसिक्यूटेड किया और ज्यूस को उन्होंने प्रॉब्लम कहा और उनका टोटल एलिमिनेशन करना शुरू कर दिया। 1933 से 1938 के बीच में नाजीज लोगों ने टेरराइज किया, पॉपराइज किया, सेग्रीगेटेड किया ज्यूस को और उनको कंपेल किया कि वो देश को छोड़ दें। और धीरे धीरे क्या किया कि उनको गैस चैम्बरों में ले जाकर मारना शुरू कर दिया। एक ट्रेन थी जिससे वो गैस चैम्बरों में ले जाते थे। उनके गैस चैम्बर्स के आसपास ऐसे कटीले तार लगे रहते थे जिनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप वो लोग कहते थे। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में शावर के जैसे लगा रहता था एक, और उस शावर से गैस निकलती थी पॉइजनस, जिससे आदमी मर जाता था। और इस तरह से देखिए, वो कंसंट्रेशन कैंप के बाहर ऐसे जूते चप्पल मिले, देख लीजिए आप, अनुमान लगा लीजिए कि क्या हुआ होगा और कैसा दिखता था कंसंट्रेशन कैंप। बहुत ब्यूटीफुल बनाते थे वो, ये दिख रहा है उसका व्यूज़। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने जगह जगह जो लिख दिया था कि यहाँ सिर्फ आर्यन ही बैठ सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ की जो पिक्चर्स मिली, वहाँ पर जो चीज़ें मिली, वहाँ पर जो हड्डियों के ढेर मिले, उनसे पता चलता है, जब वर्ल्ड वार के बाद मिले, जब लोगों ने जर्मनी के अंदर ये सब चीज़ें जाकर देखा, तो उनके एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि कोई आदमी ऐसा भी कर सकता है क्या। ये देखिए आप, ये पाइल्स ऑफ क्लॉथ्स मिले हैं गैस चैम्बरों के। तो ये सब चीज़ें जो थी, और कंसंट्रेशन कैंप के आगे ये सब चीज़ें उन्होंने मतलब बहुत ही सोच समझ के किया कि किसी को पता ना चले।
ऐसे ऐसे शब्द यूज़ किए कि लोगों को पता ना चले कि भाई हम ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने डिसइंफेक्टेड वर्ड यूज़ किया कि हम डिसइंफेक्टेड कर रहे हैं। तो इस तरह से केवल हिटलर वर्ल्ड वार के लिए नहीं जिम्मेदार था, उसने अपनी एक थॉट, एक जो अजीब टाइप की हरकत, एक जो साइकोलॉजिकली एक जिसको पागलपन कहेंगे वैसी हरकत की थी, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में लोग उसको कंडेम्न कर रहे थे। फिर आती है बात यूथ इन नाजी जर्मनी। हिटलर चाहता था कि जो नाजी जर्मनी के जो यूथ हैं वो कैसे रहें, ये इस पे भी क्वेश्चन आता है। वो चाहता था कि स्कूल के माध्यम से बच्चे के बाहर और अंदर दोनों तरह से कंट्रोल किया जाए। उसने क्या किया कि वहाँ पर भी जो है ये स्थिति बनाई कि जितने भी हैंडीकैप्ड लोग थे, ज्यूज लोग थे, उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया और गुड जर्मन चिल्ड्रंस को ही उन्होंने क्या किया, नाजी स्कूलिंग के लिए प्रिपेयर किया। और वहाँ पर भी उन्होंने जो है कुछ स्पेशल चीज़ें की कि वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई रेशियल साइंस का उन्होंने दिया। चार्ल्स डार्विन का एक सिद्धांत था कि जो सबसे बेस्ट होती है स्पीसीज वही इस संसार में जीवित रहती है। तो इस चीज़ को लोगों के मन में लाया। चिल्ड्रंस को ये सिखाया गया वहाँ पर कि ज्यूस से वो हेट करें और हिटलर को वर्शिप करें। बच्चों को जो है बॉक्सिंग सिखाई जाती थी ताकि वो आयरन हार्टेड रहें, स्ट्रांग रहें और मस्कुलाइन रहें। तो इस तरह से क्या हुआ कि वहाँ पर एक जुंगवाक करके जो है उनने एक यूथ का क्लब बनाया था, जिसमें जो है 14 ईयर्स ऑल बॉयज़ हैड टू ज्वाइन नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। और वहाँ ये सब चीज़ें उनको सिखाई जाती थी, फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी और रिगरस आइडियोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेनिंग के बाद उनको लेबर सर्विस ज्वाइन करवाई जाती थी 18 एज में, और उनको आर्म फोर्स में एंटर करवाया जाता था या नाजी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करवाया जाता था 18 एज के बाद। इसके बाद क्या हुआ कि इस तरह से जो है यूथ लीग ऑफ नाजीज की स्थापना की 1922 में। 4 ईयर लेटर उसका नाम हिटलर यूथ रख दिया गया और इस तरह से यूथ पर भी उसने कंट्रोल किया। तो ये क्वेश्चन आता है कि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जुंगवाक क्या था या हिटलर का यूथ के प्रति क्या थिंकिंग थी। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ लिखते आना चाहिए कि क्या थी उसकी थिंकिंग और कैसे उन्होंने जो है यूथ को तैयार किया था नाजी जर्मनी में। ये सारे पॉइंट्स वहाँ आपको लिखते आना चाहिए। यदि आए ज्यूस चिल्ड्रन अराइविंग एट अ डेथ फैक्ट्री टू बी गैस्ड, जो भी ज्यूस चिल्ड्रन थे उनको गैस चैम्बरों में ले जा करके जो है मार दिया जाता था। और एक और चीज़ आती है कि नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड क्या था, ये भी बहुत खतरनाक था। उसने कहा जो भी वहाँ की महिलाएं थी, जर्मन महिलाएं, उसने कहा कि आप केवल जो है जर्मन लोगों से ही मैरिज करिए, प्योरिटी को मेंटेन करिए और बच्चों को जन्म दीजिए। जो महिला जितने बच्चों को जन्म देती थी उसके हिसाब से उसको वो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल भी देता था। उसने कहा कि आपको गुड मदर बनना है, प्योरिटी ऑफ रेस को आपको मेंटेन करना है, बच्चों को, लड़कों को खासकर एग्रेसिव, मस्कुलाइन और स्टील हार्टेड बनाना है और आर्यन कल्चर और रेस के बारे में सिखाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखते आना चाहिए। 1933 में हिटलर ने कहा कि मेरे स्टेट में मदर जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन है। But in Nazi Germany, all mothers were not treated equally. Women who bore racially undesirable children were punished, and those who produced racially desirable children were awarded. उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता था। उनको जिनके भी ज़्यादा बच्चे होते थे, आर्यन बच्चे होते थे, उनको ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में अच्छा मिलता था और उनको जो है कई चिल्ड्रंस के लिए ऑनर दिया जाता था, ऑनर क्रॉस उनको अवार्ड किया जाता था। ठीक है, वही लिखा हुआ ब्रॉन्ज क्रॉस वाज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, सिल्वर फॉर 6 एंड गोल्ड फॉर 8 एंड मोर। तो ये क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन के आंसर में कि नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड क्या था। फिर आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। उनका आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा क्या था कि वो कभी भी किल और मर्डर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे,
मास किलिंग को, जो इतने सारे लोगों को मारते थे, उसके लिए वो स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, यूथेनेसिया या डिसइंफेक्शन शब्द का यूज़ करते थे। एवैक्यूएशन मीन्स डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर, ताकि पूरे वर्ल्ड के लोगों को इसके बारे में पता ना चले। मास मीडिया से, वो प्रिंट मीडिया, मास मीडिया पर उनका कंट्रोल था और उन्होंने जो है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे उनके इरादों को लोगों को ना पता चले। लेकिन बाद में जब जर्मनी हारा तो ये सारी चीज़ें बाहर निकल के आईं और लोगों को पता चला कि इस तरह से वहाँ पर हुआ। तो ये सारी घटनाएं हैं कि कौन कौन से समय में क्या क्या हुआ। ये सारी डेट्स आपको याद रखनी है कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हुआ। तो 1914 से जो है 1945 तक की जो पूरी डेट है, ये आपको ध्यान रखनी है। इम्पॉर्टेंट डेट्स ये पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, और आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। तो इसलिए हिटलर को जो है इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता था, और इसीलिए जो है हेलमुथ, अब आपको समझ में आया होगा कि आखिर हेलमुथ अपनी माँ से क्यों डर रहा था, क्यों उसे लग रहा था कि उसकी माँ उसे पॉइजन दे देगी। क्योंकि हिटलर के अंडर में जितने भी लोग थे, इवन हिटलर को भी ये मालूम था कि जिस दिन दुनिया को मेरी बुरी करतूतों के बारे में पता चलेगा, लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।